Hello everyone. We are going to start class 8th NCERT Geography chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. इस एक ही वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो देखो अफ्रीका में एक कंट्री है तंजानिया। तो उसके एक छोटे से गांव में मांबा रहती थी। तो मांबा रोज सुबह जल्दी उठ जाती थी ताकि वो पानी लेने जा सके दूर। तो वो काफी दूर चलकर पानी लाती थी अपने घर पे। और फिर पानी लाने के बाद वो अपनी मदर की हेल्प करती थी घर में और फिर अपने ब्रदर को ज्वाइन कर लेती थी गोट्स की केयर करने में। तो उसकी पूरी फैमिली के पास ना एक रॉकी लैंड थी, मतलब पथरीली जगह थी उनके छोटे से हट के पास ही। तो मांबा के फादर उस जगह पर ना बहुत थोड़ी सी मेज या बीन्स उगा लेते थे बहुत मेहनत के बाद, जो कि इनफ नहीं थी उसकी पूरी फैमिली के लिए। पूरे साल में उनको फीड नहीं कर सकते थे उसे रॉकी सरफेस की जो भी फसल आती है उस पे। अब देखो दूसरी केस है पीटर का। पीटर रहता है न्यूजीलैंड में और उसकी और वो वहां पे रहता है जहाँ पे ना शीप रियरिंग रीजन है, मतलब शीप्स जहाँ पर रियर की जाती है उसके बिल्कुल बीचों बीच रहता है। और उसकी फैमिली के पास एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी है। तो जब भी वो स्कूल से लौटता है ना तो पीटर अपने अंकल को शीप्स की केयर करता हुआ देखता है। और उनकी शीप यार्ड जो है ना वो एक काफी वाइड ग्रासी प्लेन पर है, मतलब घास वगैरह उधर जाता है जहाँ पर हिल्स भी है थोड़ी डिस्टेंस पर। और उसको मैनेज करते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक साइंटिफिक वे में। और पीटर की फैमिली वेजिटेबल्स भी उगाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू। तो देखो माम्बा और पीटर ये जो दोनों है ना ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं और बिल्कुल डिफरेंट लाइफ्स जीते हैं। उनकी लाइफ्स में ना इतने डिफरेंसेस है क्योंकि क्वालिटी ऑफ लैंड उन दोनों पे अलग है। देखो माम्बा के पास तो एक पथरीली सी जमीन थी, वहीं पीटर एक अच्छी सी शीप रियरिंग रीजन में रहता है। सॉइल अलग है उधर की, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन या फिर एनिमल्स और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे पीटर के पास अच्छी टेक्नोलॉजी थी तो वूल प्रोसेसिंग यूनिट से अच्छा आउटपुट भी ले लेता था। और रिसोर्सेज जिस भी अवेलेबल है पीटर के पास, तो ये भी अलग अलग हो सकते हैं रीजंस। जैसे न्यूजीलैंड में पीटर के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, इस तरह के रीजंस भी होते हैं। अब देखो लैंड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। लैंड जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और ये अर्थ का 30% एरिया कवर करता है। ये छोटा सा जो 30% एरिया है ना ये भी सारा का सारा हैबिटेबल नहीं है, मतलब सब जगह नहीं रह सकते। क्योंकि देखो अनइवन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, क्योंकि जो वर्ल्ड है ना उधर अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंड और क्लाइमेट की। जो बेकार सी टोपोग्राफी होती है, मतलब लैंड पर पथरीलापन ज्यादा होना या फिर अजीब सा होना लैंड, ये जो बेकार सी टोपोग्राफी है। स्टीप स्लोप्स है, मतलब बहुत ज्यादा स्लोपी है लैंड माउंटेन्स का। लो लाइंग एरियाज है जहाँ पर जल्दी से वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी भर जाता है। डेजर्ट एरियाज हो गए, फॉरेस्टेड एरियाज हो गए, वहां पर पॉपुलेशन नहीं रहती ज्यादा या फिर बिल्कुल भी नहीं रहती। और प्लेन्स जो है, रिवर वैलीज है, ये जो एरियाज है इधर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये एरिया ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, इधर ज्यादा लोग रहते हैं। जैसे देखो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है ऑस्ट्रिया का साल्जबर्ग। तो इसमें देखो लैंड को कितनी तरीके से यूज किया हुआ है साल्जबर्ग में। अब लैंड यूज पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो 90% है ना वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, इसके पास 30% लैंड, 30% एरिया है लैंड का। और जो रिमेनिंग 70% है ना लैंड का, वो या तो बहुत कम पॉपुलेशन है वहां पर या फिर वो बसा हुआ ही नहीं है। लैंड यूज देखो लैंड को यूज किया जाता है अलग अलग काम, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फिर इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, इन सभी को कहा जाता है लैंड यूज। अलग अलग तरह से, जैसे माम्बा और पीटर भी यूज कर रहे थे। पीटर यूज कर रहा था अपनी शीप्स के लिए, माम्बा यूज कर रही थी जैसे वो कुछ मेज और बीन्स उगाने के लिए माम्बा के फादर। तो जो अलग अलग लैंड है ना उसका यूज डिटरमाइन होता है कुछ फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि उस लैंड की टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स और वहां पर पानी की क्या अवेलेबिलिटी है। ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड के यूज को डिटरमाइन करने के लिए, लैंड यूज पैटर्न को डिटरमाइन करने के लिए। लैंड को देखो ओनरशिप के बेसिस पर दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड को तो इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, जैसे आप करते हो या मैं करता हूँ, इस तरह से इंडिविजुअल्स प्राइवेट लैंड के मालिक होते हैं। और कम्युनिटी लैंड को ना कम्युनिटी ओन करती है, कॉमन यूजेस के लिए ओन करती है, जैसे कि फॉडर कलेक्ट कर लेना, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स उस लैंड से कलेक्ट कर लेना। और ये जो कम्युनिटी लैंड्स होते हैं इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। देखो लोग और उनकी डिमांड्स क्योंकि बढ़ती जा रही है तो लैंड की ना अवेलेबिलिटी तो लिमिटेड है। तो लैंड की क्वालिटी है ना अलग अलग जगह पर प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। तो देखो अब लोगों ने क्या शुरू कर दिया, लैंड जितना यूज नहीं करना चाहिए था उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं। जो कॉमन लैंड्स थे उधर लोग कमर्शियल एरियाज बना रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं अर्बन एरियाज में।
और तो और एग्रीकल्चर लैंड भी लोग एक्सपेंड कर रहे हैं रूरल एरियाज में। तो इनके कारण देखो लैंड यूज पैटर्न में काफी चेंजेस आ रहे हैं और कल्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं सोसाइटी में। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये कुछ मेजर थ्रेट्स है एनवायरनमेंट को, क्योंकि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं लैंड की एग्रीकल्चर के लिए या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। इसके कारण ये सब थ्रेट्स आ रहे हैं समय के साथ। इस इमेज में ही आप समझ लो किस तरह से लैंड यूज होता जा रहा है टाइम के साथ। पहले सिर्फ खेत होते थे, फिर ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आई, ट्रैक्टर्स, पक्के घर होने लगे, अब इस तरह से इतनी ज्यादा अर्बनाइजेशन होने लगी है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनकी डिमांड्स भी बढ़ रही है, तो फॉरेस्ट कवर का लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और जो खेती के लिए लैंड था ना वो भी अर्बनाइज होता जा रहा है, कहीं और तरीके से यूज होता जा रहा है। इसीलिए ये जो नेचुरल रिसोर्स है ना इसको हम खो ना दे, ये फियर बनता जा रहा है। इसलिए जो आज लैंड डिग्रेडेशन हो रही है ना इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। कुछ अच्छे अच्छे काम करने चाहिए हमें, जैसे एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाना, लैंड रिक्लेमेशन, केमिकल पेस्टिसाइड से फर्टिलाइजर्स को थोड़ा सा ठीक से यूज करना और ओवर ग्रेजिंग ना होने दे। इन मेथड्स का अगर हम यूज करेंगे तो हम थोड़ा लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर पाएंगे। वेदरिंग क्या होता है देखो, जो एक्सपोज्ड रॉक्स होती है, रॉक्स जब भी टेम्परेचर चेंज के कारण, फॉरेस्ट फ्रोस्ट एक्शन के कारण, ठंडक वगैरह, प्लांट्स, एनिमल्स या फिर ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो टूटती है और डीके होती है ना, इसे कहते हैं वेदरिंग। सॉइल कैसे बनती है देखो, जो थिक ग्रेनिश सब्सटेंस होता है ना जो कि अर्थ की सरफेस को कवर कर रहा होता है वो होता है सॉइल। और सॉइल जो है वो बहुत क्लोजली लिंक्ड होती है लैंड से। लैंड फॉर्म से डिटरमाइन करती है कि किस तरह की सॉइल होगी। सॉइल बनती है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर्ड रॉक से जो कि अर्थ में मिलते हैं, और ये सब होता है वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू। तो जो राइट मिक्स होता है ना मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का, इसके कारण से सॉइल फर्टाइल बनती है। लैंडस्लाइड्स देखो, लैंडस्लाइड्स को हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कहना उसकी मास मूवमेंट हो गई है, डेब्रिस या फिर अर्थ नीचे आ गई है स्लोप से, इस तरह से कह सकते हैं। मतलब कि पहाड़ से जैसे एकदम से बहुत सारा लैंड नीचे गिर जाता है, इसके कारण बहुत ज्यादा तबाही भी हो जाती है। और ये लैंडस्लाइड्स अक्सर अर्थक्वेक्स, फ्लड्स या फिर वोल्केनोस के साथ ही होती है। जब ये एक्टिविटीज होती है ना तब साथ में लैंडस्लाइड्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो इसके कारण भी बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो जाती है, और लैंडस्लाइड होने से रिवर का फ्लो भी रुक सकता है कुछ समय के लिए। तो देखो अब इस तरह से रिवर ब्लॉक्स बन जाते हैं, तो जो भी सेटलमेंट्स होती है ना रिवर के आसपास या रिवर के नीचे, उन पर उधर भी मतलब दिक्कत हो जाती है जब पानी भरने लग जाता है। अब हिली टेरेन लैंडस्लाइड्स जब होती है, मतलब कि हिली टेरेन जो है उस पर लैंडस्लाइड्स हो जाती है, तो ये काफी बड़ा नेचुरल डिजास्टर होता है जिसके कारण लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस भी होता है और एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। अब एक केस स्टडी देखो, ये जो पंगी विलेज है ना, इधर एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी। पंगी विलेज कहाँ पे है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ना हिमाचल प्रदेश का, उसकी रेकोंगपियो के नजदीक है ये पंगी विलेज। और इधर जो लैंडस्लाइड हुई थी ना उससे लगभग 200 मीटर स्ट्रेच ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड का डैमेज हो गया था, नेशनल हाईवे 22। अब देखो ये लैंडस्लाइड क्यों हुई थी, ये हुई थी इंटेंस ब्लास्टिंग के कारण, मतलब बहुत ज्यादा धमाके किए गए थे ना रोड की कंस्ट्रक्शन वगैरह के टाइम, इनके कारण ये लैंडस्लाइड हो गई थी। अब ये ब्लास्टिंग के कारण ये जो वीक जोन था ना स्लोप्स का, ये कोलैप्स कर गया और इसके कारण बहुत ज्यादा डैमेज भी हुआ रोड्स को और नियर बाय विलेजेस को। तो पंगी विलेज को कंप्लीटली वैकेट करा लिया, मतलब पूरा ही खाली करा लिया ताकि कोई भी लाइफ लॉस का चांस ही ना रहे। तो लैंडस्लाइड काफी घातक होती है लाइफ के लिए। अब मिटिगेशन मैकेनिज्म, लैंडस्लाइड से बच कैसे सकते हैं? तो देखो साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज में एडवांटेजेस के साथ ना हमको कुछ तरीके समझ आ गए कि किस तरह से लैंडस्लाइड होती है और उनको मैनेज कैसे करें। तो देखो इस तरह से हम थोड़ा बच सकते हैं। हैजर्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, मतलब कि मैप बना लो और फिर उसमें थोड़ा सा पॉइंट कर दो कि ये एरियाज है ना इधर लैंडस्लाइड ज्यादा होने के चांसेस है, तो इस तरह के एरियाज में बिल्डिंग सेटलमेंट्स ना बनाओ, रहने की भी सेटलमेंट ना बनाओ, इनको ज्यादा छेड़छाड़ मत करो इन एरियाज के साथ। रिटेंशन वॉल्स बनाओ ताकि लैंड को स्लिप करने से बचाया जाए। और वेजिटेशन कवर बढ़ाना चाहिए लैंडस्लाइड को रोकने के लिए। और जो ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स है ना, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स, इनसे भी जो मूवमेंट है ना लैंडस्लाइड की, ये थोड़ी सी रेगुलेट हो सकती है रेन वाटर या स्प्रिंग फ्लोस के अकॉर्डिंगली। देखो ये सॉइल बताई हुई है आपको, ये तो हो गई सॉइल प्रोफाइल। टॉप सॉइल, ह्यूमस एंड वेजिटेशन, वेजिटेशन पौधे वगैरह होते हैं, ह्यूमस और वेजिटेशन होती है। ये नीचे की लेयर है सबसॉइल जिसमें सैंड, स्लिट या क्ले होती है। ये वेदर रॉक मटेरियल है और ये पेरेंट रॉक। अब
सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल के निर्माण में 100 से ज्यादा साल लग जाते हैं, लगभग 100 साल लगते हैं। अब देखो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो देखो सॉइल फॉर्मेशन के जो मेजर फैक्टर्स है ना, ये पेरेंट रॉक का नेचर और क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। दूसरे भी फैक्टर्स है जैसे टोपोग्राफी या फिर ऑर्गेनिक मैटर का रोल और कॉम्पोजिशन और टाइम कितना लगता है सॉइल फॉर्मेशन में, ये प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं। अब देखो पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करती है, पेरेंट रॉक डिटरमाइन करती है सॉइल का कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट और परमिएबिलिटी। अब रिलीफ जो है उधर वो क्या डिटरमाइन करती है, ऑल्टीट्यूड या स्लोप। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल डिटरमाइन करता है, मतलब कि सॉइल कितनी इकट्ठा होगी एक जगह पर। अब स्टीप एरिया है तो सॉइल नीचे की तरफ जाएगी। फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे रेट ऑफ हमस फॉर्मेशन डिटरमाइन होता है। अब क्लाइमेट से टेम्परेचर, उसका रेनफॉल से उस पर क्या इन्फ्लुएंस आएगा, रेट ऑफ वेदरिंग और हमस फॉर्मेशन। टाइम क्या डिटरमाइन करता है कि कितनी थिक होएगी सॉइल प्रोफाइल, समय के साथ बढ़ेगी ना, घट भी सकती है। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो देखो सॉइल इरोजन और डिप्लीशन है ना, ये मेजर थ्रेट्स है सॉइल को, सॉइल रिसोर्स पे ये मेजर थ्रेट्स है। तो ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स दोनों के कारण सॉइल की डिग्रेडेशन होती है। फैक्टर्स जिनके कारण सॉइल डिग्रेडेशन होती है वो है डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटना, ओवर ग्रेजिंग, पशुओं को ज्यादा चरा देना, केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज, रेन वॉश मतलब बारिश के पानी के साथ सॉइल का बह जाना, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स, ये सब फैक्टर्स है। देखो इंडिया में सॉइल एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, डिजर्ट टेक और माउंटेन सॉइल हर तरह की हो सकती है। अब देखो ये जो मेथड्स है ना, सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स है। पहला मेथड है मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है कि कोई भी बेयर ग्राउंड है, मतलब खाली जमीन है प्लांट्स के बीच में, तो उसको कुछ ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि फूस, स्ट्रो से कवर कर दो। इससे सॉइल अपना मॉइस्चर रिटेन करके रखेगी, वो ज्यादा इवेपोरेट नहीं करेगी मॉइस्चर, इससे भी सॉइल कंजर्वेशन होगी। कंटूर बैरियर्स, देखो जो भी कंटूर्स होते हैं ना, मतलब खेत है सपोज, उसका जो बाहर का एरिया है, उसकी जो रूपरेखा है एक तरह से, उधर बैरियर्स बना दो तो मिट्टी ज्यादा बाहर नहीं जाएगी उस एरिया से। अब इन्हीं देखो ट्रेंचेस बना दो इन्हीं बैरियर्स के साथ, मतलब कि छोटी छोटी पानी की नालियां, ताकि जो पानी है रेन वाटर वो भी कलेक्ट हो जाए। तो इस तरह से कंटूर बैरियर्स बनाकर भी हेल्प हेल्प मिलती है हमें सॉइल कंजर्वेशन करने में। रॉक डैम बना लो, कैसे, रॉक्स को सिर्फ एक जगह पर इकट्ठा कर दो, इससे क्या है पानी का फ्लो थोड़ा धीमा हो जाएगा, इससे गलीज या फिर सॉइल लूज नहीं होगा। टेरेस फार्मिंग, तो देखो जो फ्लैट स्टेप्स या टेरेसिस होते हैं ना, वो बना दो स्टीप स्लोप्स पर। टेरेस फार्मिंग हमने पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं। स्टीप स्लोप्स पर आप स्टेप्स बनाते जाओ, जैसे सीढ़ियां होती है ना स्टेप्स चढ़ने के लिए, इस तरह के स्टेप्स बनाते जाओ। इससे क्या होएगा, अपने को और ज्यादा एरिया भी मिल जाएगा क्रॉप्स को उगाने के लिए। अब ये जहाँ पे क्रॉप्स उगती है उधर सरफेस रन ऑफ कम होता है, सॉइल इरोजन भी कम होता है। इंटरक्रॉपिंग करो, अलग अलग क्रॉप्स को उगाने से अलग अलग अल्टरनेट रोज में अलग अलग टाइम पर, इससे क्या होता है, इससे रेन वॉश से बचती है सॉइल। कंटूर प्लोइंग, देखो कंटूर्स के पैरेलली अगर प्लोइंग करे जाएगी तो उधर ना नेचुरल बैरियर बन जाएगा, तो पानी उस स्लोप से फ्लो डाउन नहीं कर पाएगा ज्यादा। शेल्टर बेल्ट्स, कोस्टल या ड्राई रीजन्स जो होते हैं उधर पेड़ों की एक रो बना दी जाती है ताकि विंड की मूवमेंट चेक कर सके, इससे सॉइल कवर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देखो आपको मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे ऊपर, जैसे इंटरक्रॉपिंग, कंटूर प्लोइंग, या फिर किस तरह से क्रॉप उगा देने से बेनिफिट मिलता है, सॉइल इरोजन नहीं होता। तो अब वो इस एक्टिविटी से समझ आएगा। आपको 2 ट्रेज ले लेनी है। अब दोनों ट्रेज के देखो एक एंड पर 6 होल्स कर लेने, जितने थोड़े होल्स कर लेना, जैसे इस ट्रे हुए। अब आपको एक ट्रे में तो सिर्फ मिट्टी घेरनी है, सॉइल। दूसरी में जो सॉइल है ना, उसमें थोड़े से आपको ग्रेन्स, राइस ग्रेन्स या फिर व्हीट ग्रेन्स डाल देने हैं। अब जब इस सॉइल में थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी है एक तरह से, इन दोनों ट्रेस को थोड़ा सा टिल्ट करना है और फिर इन पे इक्वल ऊंचाई से पानी गिरोगे। तो आप देखना जब ये पानी कलेक्ट करोगे ना, तो इसमें से तो मडी सा वाटर आएगा और इसमें थोड़ा वाटर आएगा, थोड़ा सा मडी वाटर। तो इसमें देखो रूट्स ने सॉइल को पकड़ा हुआ है, तो मडी वाटर नहीं हो रहा, सॉइल इरोजन कम हो रहा है, और इसमें सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है। तो ये बेनिफिट होता है क्रॉप्स उगाने का, कंटूर फ्लोइंग का इस तरह से बेनिफिट मिलता है। वाटर, वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अर्थ का 3/4 सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए
इसे वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। तो देखो प्रिमिटिव ओशंस, जो पहले के ओशंस थे ना, उधर लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ की शुरुआत हुई थी। आज भी ओशंस जो है ना, ये अर्थ के सरफेस का 2/3 कवर करते हैं और एक प्लांट और एनिमल लाइफ की रिच वैरायटी को सपोर्ट करते हैं। जो ओशन वाटर है ये खारा होता है, सलाइन होता है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं होता। फ्रेश वाटर जो है वो तो सिर्फ 2.7% ही है, और इसका भी लगभग 70% आइस शीट्स या ग्लेशियर्स की तरह अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड या फिर माउंटेनियस रीजन्स में है। और ऐसी लोकेशंस है इनकी, तो इसलिए ये पानी एक्सेसिबल तो है नहीं। तो सिर्फ 1% जो फ्रेश वाटर है ना, वो अवेलेबल है और सही है ह्यूमन यूज के लिए। और ये 1% वाटर कहाँ मिलता है? ये ग्राउंड वाटर की फॉर्म में मिल जाता है, सरफेस वाटर की फॉर्म में रिवर्स या लेक्स में मिल जाता है, और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की तरह है। अब फ्रेश वाटर क्योंकि देखो इतना कम है, तो ये बहुत मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस है अर्थ पे। देखो ना तो अर्थ में वाटर कम होता ना बढ़ता, इसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। तो ना किसी जगह पर ज्यादा पानी दिखता है, किसी जगह पर कम। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर जो है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है, ओशियंस में जाता रहता है, ओशियन से आता रहता है, एयर में जाता रहता है, लैंड पे आ जाता है, लैंड पे वापस आ जाता है एयर में जाके। ये प्रोसेसेस जैसे इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन और रन ऑफ चलते ही रहते हैं, जिसके बारे में हम पहले वाटर साइकिल में पढ़ चुके हैं। 1975 में ना जो कंजम्पशन थी ना वाटर की ह्यूमन यूज के लिए, वो थी 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। अब ये बढ़ के देखो 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर हो गई है 2000 में। ये मतलब वाटर कंजम्पशन बढ़ रही है। अब आपको ये बात का भी थोड़ा सा ना ध्यान रखना चाहिए कि आप घरों के नलों को ठीक करा लो। अगर कोई ड्रिपिंग टैप है ना, तो उससे हर साल 1200 लीटर पानी खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। देखो ह्यूमंस जो है बहुत ज्यादा पानी यूज करते हैं अपने ड्रिंकिंग, वॉशिंग या दूसरे पर्पजेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी। पानी को एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे करते हैं? वो ना डैम्स में रिजर्वायर्स जो होते हैं उनके थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर दूसरी फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फूड और कैश क्रॉप्स की डिमांड भी बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन भी बढ़ रही है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहे हैं। तो इन फैक्टर्स के कारण ना शॉर्ट हो रही है फ्रेश वाटर की सप्लाई। या तो इन फैक्टर्स के कारण हो रही है, दूसरा क्योंकि वाटर रिसोर्सेज जो है वो सूख रही है, या फिर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इनके कारण भी हो रही है। अर्बन इंडियन यूजेस, एवरेज अर्बन अर्बन लोग जो होते हैं ना, वो इंडिया के लगभग 150 लीटर पानी हर दिन यूज करते हैं। वो आपको इस टेबल में भी दिखाया हुआ है कैसे कैसे यूज कर लेते हैं। देखो वाटर अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स, तो देखो पानी की शॉर्टेज, स्कार्सिटी, कमी है वर्ल्ड के काफी रीजन्स में। अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न वेस्टर्न यूएसए के पार्ट, मैक्सिको मैक्सिको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, साउथ अमेरिका का पार्ट्स, और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया, इधर वाटर शॉर्टेजेस है, फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है। तो कंट्रीज जो भी क्लाइमेटिक जोन्स में है ना, इधर तो सूखा पड़ता ही रहता है, तो इधर वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसलिए वाटर शॉर्टेज ना एक तरह से वेरिएशन या फिर सीजनल एनुअल प्रेसिपिटेशन के कारण आती है, या फिर स्कार्सिटी होती है ओवर एक्सप्लोइटेशन, मतलब ज्यादा यूज कर लिया है, या फिर हम कंटेमिनेट कर देते हैं वाटर सोर्सेज को, इनके कारण भी होती है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, देखो क्लीन और एडिकेट वाटर जो भी सोर्सेज है इनकी, क्लीन एंड इनका एक्सेस जो है ना, ये मेजर इनके एक्सेस ये इनका एक्सेस ही मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है आज वर्ल्ड के लिए। तो हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि ये जो वाटर रिसोर्स है ना, इसको थोड़ा कंजर्व किया जा सके। हालांकि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी इसका ओवर यूज और पोल्यूशन जो हो रहा है ना, तो इसके कारण वाटर जो है वो पीने के पर्पज के लिए अनफिट होता जा रहा है। जैसे देखो हम क्या करते हैं लोग, हमेशा अनट्रीटेड या फिर पार्शियली ट्रीटेड डिस्चार्ज को सीवेज में बहा देते हैं। एग्रीकल्चरल कैम ये जो अनट्रीटेड या फिर पार्शियली ट्रीटेड सीवेज होता है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, इन सभी को वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स वगैरह में बहा देते हैं। तो इनके कारण ये रिवर्स खराब होती है। ये पानी जो है इधर नाइट्रेट्स, मेटल्स या पेस्टिसाइड्स, इनके कारण पोल्यूट हो जाते हैं। जैसे इस इमेज में भी दिखाया हुआ है कि रिवर यमुना जो है वो पोल्यूटेड हो चुकी है, क्योंकि सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और गार्बेज इसमें बहाया गया था और बहाया जाता है। तो ये जो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि खत्म नहीं होते मिट्टी के थ्रू, नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप के, और ह्यूमन बॉडीज में भी ये पहुंच जाते हैं पानी के थ्रू ही। तो जो पानी का पोल्यूशन है ना, इसको कंट्रोल किया जा सकता है
कैसे कि इन एफ्लुएंट्स को ना थोड़ा ट्रीट कर लो इस तरह से कि इनको वाटर बॉडीज में छोड़ा जाए तो थोड़ा कम नुकसान हो या फिर ना ही हो नुकसान, इस तरह से ट्रीट कर लो इनको। और फॉरेस्ट या फिर दूसरा जो वेजिटेशन कवर होता है ना, ये हो तो सरफेस रन ऑफ कम होता है और ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड वाटर जो है ना वो भी रिप्लेनिश हो जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग भी एक तरीका है कि रन सरफेस रन ऑफ को कम किया जाए। और जो भी कैनाल्स नहर यूज हो रही है फील्ड की इरिगेशन के लिए, इनको लाइंड अच्छे से किया जाए, मतलब सीमेंट वगैरह से, ताकि पानी की सीपेज कम से कम हो। और स्प्रिंकल्स को यूज करे जाए ना कुछ एरियाज को इरिगेट करने के लिए, तो इससे वाटर लॉस कम होएगा, सीपेज और इवेपोरेशन से कम वाटर लॉस होएगा। ड्राई रीजन्स जहाँ पर इवेपोरेशन ज्यादा है, ड्रिप या ट्रिपल इरिगेशन वहाँ यूज करनी चाहिए। और वैल्यूएबल जो वाटर रिसोर्स है ना, इसको मीन्स ऑफ इरिगेशन को अगर हम अडॉप्ट कर ले तब भी कंजर्व किया जा सकता है। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है कि हम रेन वाटर को कलेक्ट करें रूफ टॉप से और फिर उनको किसी सही लोकेशन पर स्टोर कर दिया जाए फ्यूचर यूज के लिए। ऑन एन एवरेज अगर एक रेन हुई है ना 2 घंटे के लिए, तो उससे 8,000 लीटर पानी को बचाया जा सकता है अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए तो। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो देखो कुछ जो स्कूल चिल्ड्रंस थे ना, वो एक हैंडीक्राफ्ट की एग्जीबिशन को विजिट करते हैं। वो जो आर्टिकल्स उस एग्जीबिशन में लगे हुए थे ना, वो देश के अलग अलग हिस्सों से लाए गए थे। तो मोना ने एक बैग को पिक किया और बोलती है कि ये एक काफी सुंदर हैंड बैग है। तो टीचर कहती है हाँ ये जूट से बना हुआ है। और ये बास्केट्स, लैम्प शेड्स, चेयर्स देखी, ये भी केन्स और बैम्बूस से बनी हुई है। ईस्टर्न या फिर नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन है ना इंडिया के, उधर बैम्बूस काफी ज्यादा उगते हैं। तो जैसी भी काफी एक्साइटेड थी सिल्क स्कार्फ को देखकर, कितना सुंदर स्कार्फ है ये। तो टीचर उसको समझाती है कि ये जो सिल्क है ना, ये सिल्क वॉर्म से आते हैं और सिल्क वॉर्म्स को मलबरी ट्रीज पर, शहतूत के पेड़ों पर ब्रीड करवाया जाता है। तो चिल्ड्रन समझते हैं कि प्लांट्स जो है ना, ये भी अपने को अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये एक सिर्फ ना जो नैरो जोन है ना कंटेक्ट का बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, जिसको हम बायोस्फेयर बुलाते हैं, उधर एग्जिस्ट करती है। तो बायोस्फेयर में जो भी लिविंग बींग्स है ना, वो इंटर रिलेटेड है और एक दूसरे पर अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है। और ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम बना हुआ है ना, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज है। और प्लांट्स से हमको टिम्बर मिलता है, एनिमल्स को शेल्टर मिलता है, प्लांट से ऑक्सीजन बनती है जिनसे हम सांस ले पाते हैं। और ये प्लांट्स सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। शेल्टर बेल्ट्स की तरह काम करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इनसे हमें फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिसिनल प्लांट्स और पेपर भी मिलता है। कितना जरूरी है प्लांट। और इसी तरह से अनगिनत यूज है प्लांट्स के। और वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और दूसरे एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स। इस देखो वाइल्ड लाइफ से हमको मिल्क, मीट, हाइड्स, वूल्स क्या कुछ नहीं मिलता। इंसेक्ट्स जैसे बीज होती है उनसे हमें हनी मिलती है। इंसेक्ट्स की हेल्प से फ्लावर्स की पोलिनेशन होती है। और इंसेक्ट्स का काफी इम्पोर्टेंट वो वाइल्ड लाइफ का काफी इम्पोर्टेंट रोल है डिकम्पोजर्स की तरह भी इकोसिस्टम में। बर्ड्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं, तो इस तरह से डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। वल्चर जो है वो डेड लाइफ स्टॉक, मतलब मरे हुए पशुधन पर फीड करती है एक स्कैवेंजर की तरह, और इस तरह से वो एनवायरनमेंट को साफ करने में हेल्प करती है। तो एनिमल्स बेशक बड़े हो छोटे हो, सभी इस इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने के लिए ना काफी इम्पोर्टेंट है। देखो वल्चर जो है ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये मर रही है क्योंकि इनका किडनी फेलियर होता जा रहा है। जैसे ही ये किसी लाइव स्टॉक पर स्कैवेंज करती है, मतलब उसको मरे हुए को खाती है, तब इनका किडनी फेलियर थोड़े टाइम बाद हो जाता है, क्योंकि ये लाइव स्टॉक जो होती है ना, इसको डाइक्लोफेनेक से ट्रीट किया जाता है। डाइक्लोफेनेक एक पेन किलर है, जो कि जैसे हम एस्पिरिन या फिर आइबुप्रोफेन यूज करते हैं, वैसे ही जानवरों के लिए डाइक्लोफेनेक यूज किया जाता है। अब जो जानवर ये डाइक्लोफेनेक से ट्रीटेड होते हैं, अब उनको ये वल्चर्स खा लेती है तो इनका किडनी फेलियर हो जाता है। तो ऐसे एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं कि ये जो डाइक्लोफेनेक है ना, इसको बैन कर दिया जाए लाइव स्टॉक यूज के लिए, ताकि ये और वल्चर्स को भी कैप्टिविटी मतलब कैप्चर करके ब्रीड कराया जाए ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, तो देखो वेजिटेशन की ग्रोथ ना दो फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, टेम्परेचर और मॉइस्चर। तो मेजर वेजिटेशन टाइप्स है ना वर्ल्ड के, वो है फॉरेस्ट होती है, ग्रासलैंड्स हो गए, स्क्रब्स हो गए, तुंद्रा हो गई। अब देखो जिन एरियाज में बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है उधर बहुत बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं वो तो शायद जी जाए। और फॉरेस्ट है ना, इसीलिए फॉरेस्ट उन एरियाज में अच्छे होते हैं जहाँ पर सही से वाटर सप्लाई होती है। क्योंकि देखो जैसे जैसे मॉइस्चर का अमाउंट घटता है, ट्रीज का साइज भी घट जाता है और उनकी डेंसिटी भी कम हो जाती है।
तो शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज और ग्रासेस उन एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पर रेनफॉल मॉडरेट सी होती है, ठीक ठाक सी होती है, तो ग्रासलैंड्स बन जाते हैं उन एरियाज में। और वहीं कंटीली सी श्रब्स, थॉर्नी श्रब्स या फिर स्क्रब्स ड्राई एरियाज जहाँ पर लो रेनफॉल होती है उधर ग्रो करते हैं। और वो एरियाज जहाँ पर प्लांट्स की डीप रूट्स होती है और लीव्स एकदम थॉर्नी वैक्स से होते हैं, वैक्सी सरफेस होता है, तो उन एरियाज में ना मॉइस्चर का लॉस भी कम होता है ट्रांसपीरेशन के कारण ड्राई एरियाज में। तो तुंद्रा वेजिटेशन होती है कोल्ड पोलर रीजन्स में, और इधर मॉसेस और लाइकन्स होते हैं। आज हम देखो टुडे, आज बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड में, 200 सेंचुरी में जितने थे उससे तो बहुत ज्यादा है। 200 सेंचुरी पहले 2 सेंचुरी पहले जितने थे, मतलब 200 साल पहले जितने थे उससे तो बहुत ज्यादा लोग आज रहते हैं। तो इन्हीं इतने सारे लोगों को फीड करने के लिए लार्ज एरियाज है ना फॉरेस्ट के, उनको क्लियर किया गया है ताकि क्रॉप्स उगा सके। अब जो ये फॉरेस्ट कवर पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है ना, तो यहाँ पर एक काफी नीड है अपने को कि इस फॉरेस्ट जो एक काफी वैल्यूएबल रिसोर्स है इसको कंजर्व किया जाए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखो फॉरेस्ट जो है वो हमारी संपत्ति है, प्लांट से हमको शेल्टर, एनिमल्स को शेल्टर मिलता है, और वो साथ में इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। अब जो चेंजेस है क्लाइमेट में और ह्यूमन इंटरफेरेंस है, इसके कारण नेचुरल हैबिटाट्स का लॉस हो रहा है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। काफी स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड हो चुकी है, या फिर वल्नरेबल है मतलब खत्म होने को है, या फिर वर्ज है, वर्ज पे एक्सटिंक्शन है, मतलब एक्सटिंक्ट बस होने ही वाली है। तो डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन या फिर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज है, फॉरेस्ट फायर भी हो जाते हैं, सुनामी, लैंडस्लाइड, इन सब के कारण और भी कुछ ह्यूमन या नेचुरल फैक्टर्स के कारण ये जो रिसोर्स है ना इनका एक्सटिंक्शन का प्रोसेस एक्सेलरेट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। एक और कंसर्न भी है कि भाई पोचिंग, मतलब कि शिकार वगैरह भी बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जिसके कारण किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज का ना बहुत शार्प डिक्लाइन होता जा रहा है। तो एनिमल्स जिनको पोच किया जाता है ना, उनको पोच यूजुअली करते हैं कि उनसे कुछ कलेक्ट कर सके, या फिर हाइड्स, उनके स्किन्स, नेल्स, टीथ्स, हॉर्न्स या फिर फेदर्स का इलीगल ट्रेड कर सके। तो ऐसे ये बेचारे कुछ एनिमल्स है का एग्जांपल है, जैसे टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसेरोस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक। इनको पोच किया जाता है, तो इनको कंजर्व करने की जरूरत है, और इनको अवेयरनेस बढ़ाई जाए ना तो इनको कंजर्व किया जा सकता है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं ताकि ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जा सके। क्रीक्स, लेक्स या फिर वेटलैंड्स की कंजर्वेशन भी नेसेसरी है ताकि ये जो रिसोर्सेज है ना ये सब डिप्लीट ना हो, एक बैलेंस बना रहता है इन्वायरमेंट में, अगर ये स्पीशीज का रिलेटिव नंबर डिस्टर्ब ना किया जाए। ह्यूमन एक्टिविटीज जो हो रही है ना वर्ल्ड के कई पार्ट्स में, इसके कारण नेचुरल जो जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है ना वर्ल्ड के कई पार्ट्स में, इसके कारण कई स्पीशीज का नेचुरल हैबिटाट्स जो है वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अब देखो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स जो हो रही है कुछ बर्ड्स या एनिमल्स की, तो इसके कारण वो एक्सटिंक्ट भी हो भी चुके हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने भी वाले हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स जैसे कि सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव को एनकरेज करना चाहिए रीजनल या कम्युनिटी लेवल पर। स्कूल चिल्ड्रंस को ना बर्ड वॉच के लिए एनकरेज करना चाहिए और उनको नेचर कैंप्स पर विजिट करवाना चाहिए ताकि वो जो हैबिटाट्स है ना इन अलग अलग स्पीशीज के उनको अप्रिशिएट करें। कई कंट्रीज ने कुछ लॉज भी पास किए हैं ताकि ये जो बर्ड्स और एनिमल्स की इलीगल ट्रेड हो रही है ना और इनको मारा जा रहा है, इनको रोका जाए। इंडिया में लायंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और पीकॉक्स, इनको मारना इलीगल है। अब जो इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स, इसको इस्टेब्लिश किया गया है, और ये कुछ कुछ स्पीशीज की वो प्लांट्स, ये कुछ एनिमल्स और बर्ड्स की स्पीशीज को लिस्ट करते हैं जिनकी सेल्स जो है, जिनकी ट्रेड जो है वो प्रोहिबिटेड है। और प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना हर एक सिटीजन की एथिकल ड्यूटी भी है। देखो फॉरेस्ट फायर्स पर ये एक न्यूज आर्टिकल है कई सारे, तो देखो ये न्यूज आइटम को आप पढ़ो और पता लगाओ कि कैसे कैलिफोर्निया में फायर स्टार्ट हुई थी, इसको अवॉइड भी कैसे किया जा सकता था। अब देखो फॉरेस्ट फायर्स जो है ना ये एक थ्रेट बनी हुई है पूरे रीजन की फ्लोरा और फोना को। जिस भी रीजन में ये फॉरेस्ट फायर होती है उधर की फ्लोरा और फोना पर तो खतरा आता ही है। और ये यूजुअली है ना 3 कारण से आती है फॉरेस्ट फायर्स। या तो नेचुरल फायर लग जाती है लाइटनिंग के कारण, या फिर हीट जो बनती है ना
लिटर में, कूड़े कचरे में, लोगों की केयरलेसनेस के कारण उससे भी फॉरेस्ट फायर हो जाती है। या फिर फायर जानबूझकर लगाई गई है, लोकल इनहेबिटेंट्स, मिसचीफ मेकर्स, मतलब कि जो जानबूझकर शरारत करते रहते हैं मिसक्रिएंट्स के द्वारा, इन कारणों से फॉरेस्ट फायर यूजुअली आती है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? एजुकेशन के थ्रू तो प्रिवेंट किया जा ही सकता है। अब देखो, प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ फायर्स, मतलब पहले से ही फायर्स को डिटेक्ट कर लिया जाए वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क्स के थ्रू, ऑब्जर्व वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के थ्रू, मतलब कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प से, या फिर अच्छे से पेट्रोलिंग करे जंगलों की, और कम्युनिकेशन नेटवर्क एफिशिएंट हो, तो इस तरह से फॉरेस्ट फायर्स को रोका जा सकता है। नेशनल पार्क क्या होता है? एक नेचुरल एरिया जो कि सिर्फ इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो एक या एक से ज्यादा इकोसिस्टम के बीच में इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी बनी हुई है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एरिया डेजिग्नेट किया जाता है नेशनल पार्क उसको कहते हैं, और प्रोटेक्ट करना है आज और फ्यूचर की जनरेशंस के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? जो प्रोटेक्टेड एरियाज जिनको ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू लिंक किया हुआ है, और उनको पर्पस ये है कि वो रिलेशनशिप जो दिखाए कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच की, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इनको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब देखो, साइट्स, द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना। साइट्स, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कई गवर्नमेंट्स के बीच में। इसका एम ये रहता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना कुछ वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स में, ये उनके सर्वाइवल को थ्रेट ना बन जाए। तो रफली 5000 एनिमल्स की स्पीशीज और 28,000 प्लांट्स की स्पीशीज को प्रोटेक्ट किया गया है। बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टाई, कोरल्स, ऑर्चिड्स और एलोस कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको प्रोटेक्शन है, इनकी ट्रेड इलीगल है कुछ स्पीशीज की। तो थैंक यू, इसी के साथ ये चैप्टर पूरा हो गया। एक रीडिंग आप भी कर लेना, बिल्कुल पक्का हो जाएगा।